नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं योग विज्ञान। ये जो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखित पुस्तक है, लिखित पुस्तक क्या है, उनके विचार हैं इसमें संकलित हैं। और इसका चौथा अध्याय आज हम शुरू करने जा रहे हैं। चौथे अध्याय का पहला भाग आज हम डिस्कस करेंगे और चौथे अध्याय का नाम है प्राणायाम। आप इस किताब को जरूर खरीद लीजिएगा। जो कुछ भी आप यहाँ पर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये आपकी अपनी यात्रा है। इसलिए आप खुद भी इन किताबों को खरीदें। केवल और केवल जो मैं बता रहा हूँ वो मेरे अपने अनुभव हैं। उन अनुभवों के आधार पर आप टिके ना रहें। आप अपने आप को भी खंगाल कर देखें कि आप क्या समझ रहे हैं। आप भीतर जाकर के इन बातों का क्या अर्थ निकाल पा रहे हैं। कितनी गहराई तक जाकर आप सोच पा रहे हैं। क्या आप जुड़ पा रहे हैं विवेकानंद जी से। ये सारी बातें आपको देखनी चाहिए। इसलिए आपको ये किताब जो कि आपको सामने दिख रही है, योग विज्ञान, ये उस किताब का ही कवर पेज है। आप इस किताब को जरूर खरीदें। आइए देखते हैं प्राणायाम पहले भाग में क्या बताया गया है विवेकानंद जी के द्वारा। विवेकानंद जी ने इसमें कुछ टेक्निकल चीजें समझाई हैं जो कि अलग अलग शास्त्रों से, बड़े बड़े विद्वानों ने जो चीजें खोजी हैं, उनके जो विचार हैं, उनके आधार पर उन्होंने प्राण के विषय में समझाया है। प्राण और हमारा जो द्रव्य है, हमारा जो शरीर है, जो ठोस है, द्रव है, गैस है, ये सारी चीजें जो हमारे सामने तैर रही हैं, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो अलग अलग ग्रह हो, अलग अलग तारामंडल हो, ये सारी चीजें जो हमारे सामने दृश्यमान रूप में उपलब्ध हैं, इनके विषय में बताया है। तो प्राण और इन सब चीजों के विषय में, जो कि द्रव्य हैं, ठोस हैं, द्रव हैं, गैस हैं, इनके बारे में इस चैप्टर में सबसे पहले इन बातों को बताया है। इसलिए इस पहले भाग में वो सारा का सारा जो टेक्निकल पोर्शन है, जो डेफिनेशन वाला पोर्शन है, जहां पे डिफाइन किया गया है चीजों को, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले विवेकानंद जी ने बताया इस चैप्टर में कि ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, वो जिस वस्तु से बना है वह प्राण है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मांड जिस समग्र वस्तु से बना है वह प्राण है। समग्र वस्तु मतलब पूरा का पूरा जो यूनिवर्स आपको दिख रहा है ना, उसमें प्राण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। समग्र वस्तु यानी कि पूरा का पूरा जो इंटेग्रल क्रिएशन है, राइट, इन कंप्लीट क्रिएशन है, इंटीग्रल इन इट्स इंटीग्रल फॉर्म, ये केवल और केवल एक चीज से बना है, जिसे प्राण कहते हैं। और दूसरी चीज उन्होंने ये बताई है कि ये ब्रह्मांड लगातार स्पंदन करता रहता है। स्पंदन करने का मतलब क्या है? सी स्पंदन एक तरीके का क्या है, एक पेंडुलम मोशन है, एक दोलन गति है। तो जो पेंडुलम मोशन होती है या दोलन गति होती है, वो कैसी होती है? उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं। हमारा पूरा का पूरा जो क्रिएशन है ना, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही कर रहा है। और जहां पर भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वहां पर क्या है? एक वेव है। वेव जो कि ऊपर उठती है, नीचे गिरती है, जिसमें एक तरीके से एक हाईएस्ट पीक होता है, फिर एक लोएस्ट पॉइंट होता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एक वेव बनती है, राइट, जो कि लगातार चल रही है। तो हमारा पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, ये लगातार स्पंदन कर रहा है। या तो ये पूरा का पूरा सिंपल हार्मोनिक मोशन में चीजों को रिपीट कर रहा है, और दूसरी चीज ये एक वेव के फॉर्म में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ता है, संकुचित होता है। आप ये कह लीजिए कि ये आगे फैलता है, उसके बाद पीछे सिकुड़ता भी है। तो जैसे हमारा दिल करता है ना, धक 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 धक, पहले सिकोड़ता है, फिर फैलाता है पूरे शरीर के अंदर ब्लड को, ठीक वैसे ही ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड लगातार स्पंदन करता रहता है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन तो इसकी एक गति है ही। और यहां पर यह बताया गया है कि एक लहर, क्योंकि ये स्पंदन कर रहा है, राइट, एक वाइब्रेशन कर रहा है, स्पंदन को अंग्रेजी में वाइब्रेशन कहते हैं। वाइब्रेशन है तो वहां तरंग है। वहां तरंग है अगर, तो वो किस तरह से काम करती है वो तरंग? ये तरंग पैदा होती है, तरंग या लहर ये पैदा होती है और उसके बाद अचानक से ये गायब हो जाती है। जैसे समुद्र के अंदर एक लहर पैदा होती है और अचानक से उसी समुद्र के अंदर थोड़े समय बाद विलीन हो जाती है। आप उसको खोज नहीं सकते कि वो कहाँ गई, कहाँ से पैदा हुई थी ये भी खोज नहीं सकते, और कहाँ गई ये भी खोज नहीं सकते। इसी तरीके से हमारा मन जो है, वो विचारों को, हमारा जो चित्त है, वो विचारों को पैदा करता है और उसी तरीके से गायब कर देता है। उसी तरीके से गायब हो जाते हैं जिस तरीके से इसमें समुद्र में लहरें गायब होती हैं। तो यहां पर सबसे पहले उन्होंने वो चीज बता दी है जिससे कि वो आपको कंपेयर करके, आपको एक मेटाफरिक वे में उसका कंपैरिजन करके आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो उन चीजों को यहां पर उन्होंने सबसे पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। उसके आगे उन्होंने बताया कि समस्त द्रव्य, यानी इस संसार में जो कुछ भी आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में दिखता है, वो एक ही चीज से बना है, जिसको क्या कहते हैं? आकाश। और ये जितनी वस्तुएं हैं,
जिनमें की अलग-अलग शक्तियाँ आपको दिखाई देती हैं। जैसे कोई जानवर है, कोई पेड़-पौधा है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, राइट? अलग-अलग शक्तियाँ हर चीज़ में हमें दिखाई देती हैं। तो ये जो अलग-अलग शक्तियाँ हमें हर चीज़ में जिसकी वजह से दिखाई देती हैं और ये चीज़ें किससे बनी हैं? आकाश से। बिकॉज़ ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ये चीज़ें बनी हैं आकाश से। लेकिन इस आकाश से बनी हुई चीज़ों में हमें शक्तियाँ दिखाई देती हैं। मैं मनुष्य हूँ, मेरे अंदर अलग शक्तियाँ दिखती हैं, जानवरों में अलग शक्तियाँ दिखती हैं, पेड़-पौधों में अलग शक्तियाँ दिखती हैं। तो ये सारी चीज़ें जिसमें शक्तियाँ दिखाई देती हैं, वो किसकी वजह से हैं? वो सारी शक्तियाँ किसकी वजह से हैं? वो शक्तियाँ हैं प्राण की वजह से, राइट? तो समस्त द्रव्य आकाश से बना है और समस्त वस्तु जिस शक्ति से अलग-अलग रूपों में दिखाई देती है, वह प्राण कहलाता है। ये जो प्राण है ना, ये प्राण ही सब कुछ है। इस प्राण की क्रिया जब आकाश पर होती है, तो सृष्टि की उत्पत्ति होती है। ये प्राण जब इस आकाश पर जो कि जिससे कि सारे द्रव्य बनते हैं, जब इस पर कार्य करता है ये प्राण, तो अलग-अलग तरीके की चीज़ों की सृष्टि होना शुरू होती है, पूरी सृष्टि उत्पन्न होना शुरू होती है। और ये सृष्टि बनती रहती है, लगातार बन रही है। ऐसा नहीं है कि संसार कभी बन गया और आज जो है वो बन नहीं रहा है। आज भी संसार लगातार बन रहा है। सृष्टि और निर्माण सृष्टि और विनाश ये दोनों चीज़ें लगातार चलती रहती हैं। सृष्टि, विनाश और इसका प्रिज़र्वेशन, राइट? यानी इसका संरक्षण लगातार होता रहता है। जो कुछ नष्ट होने लायक है वो नष्ट हो जाएगा, जो कुछ अभी संरक्षित किए जाने लायक है वो संरक्षित रहेगा ताकि ये पूरी सृष्टि चलती रहे। तो सृजन का काम और उसके बाद आपका सुरक्षा का काम, जो चीजें बचाई जाने लायक हैं उसकी सुरक्षा, और तीसरा विनाश का काम। ये तीनों चीजें एक साथ चलती रहती हैं। और ये चलती रहती हैं कब तक? जब तक कि एक कल्प पूरा नहीं होता। एक कल्प जो है वो 1000 युगों के 4 युगों के 1000 बार बीत जाने के समय को कहते हैं। जब ये पूरा का पूरा समय बीत जाता है, यानी एक कल्प जब पूरा हो जाता है, तो जितनी चीजें आपको सॉलिड, लिक्विड और गैस के फॉर्म में दिखाई दे रही हैं, वो सब की सब किस में चली जाती हैं? वो आकाश में ही चली जाती हैं। ऐसे समझ जाओ कि मिट्टी से आपने घरौंदा बनाया, उससे छोटे छोटे बच्चे खिलौने भी बना दिए, आपने घर भी बना दिया, उसी से खिलौने भी बना दिए, उसी से उस घर में रहने वाले छोटे छोटे मम्मी पापा भाई बहन सब बना डाले, राइट? और फिर बाद में क्या किया? क्योंकि ये मिट्टी था, लास्ट में आपने इसी मिट्टी को मिला करके वापस मिट्टी का लोंदा बना दिया, जिससे पूरा आपने बनाया था वापस मिट्टी के लोंदे में ही वो चला गया। कुल मिला के सब कुछ क्या था? वो मिट्टी ही था। तो उसी प्रकार से सब कुछ जो कि आकाश है वो अंत में आकाश में ही मिल जाएगा। ठीक है? तो और आकाश में मिलने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्राण भी अलग खींच लिया जाएगा, क्योंकि प्राण जब आकाश पे क्रिया करता है तभी तो ये वस्तुएं सामने आती हैं। और अगर ये वस्तुएं वापस आकाश बन रही हैं तो इसका मतलब है कि प्राण की क्रिया आकाश पे कल्प के अंत में बंद हो जाती है। ठीक है? ये चीज बताई गई है। कल्प के अंत का मतलब ये एक टाइम पीरियड है, कल्प का अंत होना। और ये टाइम पीरियड ऐसे नहीं है कि कोई जादुई तरीके से बस केवल भगवान की कृपा और इस नाम से आप याद रख लें इसलिए बनाई गई है ना। ये पूरी एक साइकिल है, राइट? जैसे सुबह के बाद शाम आती है, उसी तरीके से ये पूरा का पूरा एक साइकिल है। इस साइकिल में जितने भी तत्व हैं, जो आकाश है ना, ये आकाश तत्व की क्या है? ये स्पंदन है आकाश तत्व का, इसीलिए स्पंदन की बात की गई है। स्पंदन का मतलब किसी चीज का ऊपर उठना, फिर उसके बाद सिकुड़ जाना। तो ये जो आकाश है, इसके ऊपर उठने की यानी फैलने की जो प्रक्रिया है, वो एक कल्प तक चलती रहती है। और उसके बाद जब सिकुड़ने का काम शुरू होता है, तो सिकुड़ करके वापस जाने का जब काम शुरू होता है, तो वो दूसरी प्रक्रिया है, राइट? तो स्पंदन में यही तो होता है, फैलना और सिकुड़ना। भाई हमारा हृदय स्पंदन कर रहा है, इसका क्या मतलब है? ये फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। उसी तरीके से ये पूरा का पूरा जो सृष्टि है, ये पूरी की पूरी जो सृष्टि है, ये फैल रही है, सिकुड़ रही है। तो इस सृष्टि में जो कुछ भी द्रव्य है, ठोस, द्रव और गैस, ये सब क्या है? जो कुछ भी बना है, ये फैल रहा है, यानी कि इसका निर्माण हो रहा है। इसकी एक उम्र है स्पंदन की वजह से, जैसे एक वेव होती है, उस वेव की एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है ना, उसी तरीके से ये जो आकाश तत्व है हमारे पास, हमारे सामने, इसका भी, इस पूरी की पूरी सृष्टि के स्पंदन का भी और आकाश तत्व के स्पंदन का भी, आकाश तत्व भी इस पूरी सृष्टि के साथ स्पंदन कर रहा है। इसके स्पंदन का एक समय है, यानी इसके फैलने का एक समय है। जब तक ये फैलता है तब तक तो प्राण की क्रिया इस पर होती रहती है। जैसे ही इसको सिकुड़ना होता है, फिर क्या होता है? ये वापस प्राण की क्रिया उस समय बंद होने लगती है, बंद हो जाती है अंत में, और उसकी वजह से क्या होता है? सारी चीजें जो कि आकाश से बनी थी वापस आकाश में मिल जाती हैं, राइट? उसी तरीके से प्राण की वजह से जो चीजें उत्पन्न है, आपने अगर हमारा दूसरा चैनल भी है विश्व गुरु के ही नाम से, वहां पर अगर आपने देखा हो तो एक उपनिषद के बारे में हमने डिस्कशन किया है जिसका नाम है प्रश्न उपनिषद। उस प्रश्न उपनिषद में हमने ये समझा है कि जो प्राण है वो मुख्य है,
एक बार प्राणों में और बाकी देवताओं में, देवता यानी शरीर को जो चलाने वाले अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनके बीच में कुछ डिस्कशन होने लगता है, उनके बीच में कुछ बहस हो जाती है। तो प्राण ये कहता है कि तुम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा मत समझो, तुम लोग बहुत ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं हो, सबसे बड़ी चीज मैं हूं, यानी प्राण। तो लोगों को जितने भी देवता थे यानी शरीर को चलाने वाले जितने भी अलग अलग तत्व थे, इंद्रियां थी, ठीक है, मन था, अग्नि थी, सब कुछ, ये जितनी भी चीजें शरीर के अंदर रह करके शरीर को चलाती हैं, उन सब ने इससे बहस कर ली, प्राण से। कहानी है, मतलब मेटाफरिक वे में समझाने की कोशिश की गई है। ऐसे समझ जाओ कि ये कहानी इसलिए बताई गई है ताकि आप प्राणों के और बाकी तत्वों के काम को और कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है इसको आसानी से समझ सको। इसलिए ये कहानी वहां बताई गई है, किसमें? प्रश्न उपनिषद में। ठीक है, प्रश्न उपनिषद के दूसरे प्रश्न में ही ये बात की गई है प्राणों के विषय में। तो जब प्राणों के विषय में बात की गई, तो प्राणों ने ये कहा कि तुम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा बन रहे हो, कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो अपने आप को, मैं तुम्हें दिखाता हूं। तो धीरे धीरे प्राण ने क्या किया कि वो शरीर से ऊपर उठने लगा। वैसे ही प्राण शरीर से उठने ऊपर उठने लगा, वैसे ही जितनी चीजें थी उस शरीर के अंदर, अग्नि थी, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, सब कुछ, जितने भी तत्व हैं, इंद्रियां, इंद्रिय विषय, जो कुछ भी उस शरीर के भीतर थे, जिनका संबंध उस शरीर से था, वो सभी देवता, वो सभी तत्व क्या हो गए? प्राण के साथ साथ ऊपर उठने लगे। और जैसे ही वो नीचे बैठने लगा, वापस शरीर में आने लगा, वैसे ही वो सब भी नीचे आने लगे। जाके उनको यकीन हुआ कि हाँ, बिना प्राण के हमारा कोई महत्व नहीं है। तो ये सारी जो स्टोरी है, ये केवल ये बताने के लिए है कि प्राण ही मुख्य तत्व है, और जितनी भी चीजें हम महसूस करते हैं, हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारा अंतःकरण, इनर कंसाइंस, जो कुछ भी जिसको भी हम कहते हैं, वो सारी चीजें किसकी वजह से हैं? प्राण की वजह से हैं। ठीक है। और ये जितनी भी चीजें हैं जो कि सूक्ष्म है, एक तो द्रव्य हो गया जो कि सॉलिड लिक्विड गैस के फॉर्म में है, जो कि हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, जो कि मैटर कहा जाता है। दूसरा हो गया उस मैटर को गतिमान करने वाली सूक्ष्म शक्ति, राइट? वो जो सूक्ष्म शक्ति है, वो क्या है? वो प्राण है। वो प्राण ही अपने भीतर सब कुछ रखता है, और अंत में क्योंकि जब पूरी की पूरी सृष्टि समाप्त होती है, कल्प समाप्त होता है, तो वो प्राण क्या करता है? ये अंतःकरण को, मन को, इंद्रियों को, इंद्रिय विषयों को, हर चीज को अपने भीतर समेट करके बैठ जाता है। जैसे आकाश अपने अंदर सारे सॉलिड लिक्विड और गैस को लेकर बैठ जाता है, वैसे ही प्राण भी ये जितने भी सूक्ष्म तत्व हैं, चाहे हमारा अंतःकरण हो, चाहे हमारा मन हो, कुछ भी हो, इन सभी चीजों को अपने भीतर लेकर के बैठ जाता है। ठीक है, और यहीं पे विनाश हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को विनाश, या फिर ये कह सकते हो कि प्रलय कहा जाता है। ठीक है, तो प्रलय कोई ऐसी घटना नहीं है जिसमें सब कुछ धड़ाम धुड़ूम धुड़ूम हो जाएगा। प्रलय एक ऐसी घटना है जिसमें सब कुछ अपने मूल तत्व में विलीन होने लगता है, सब कुछ अपने मूल तत्व में विलीन हो जाता है। हमारा पूरा जो शरीर है वो आकाश तत्व से ही निर्मित है, और हम आकाश में ही तैर भी रहे हैं। भाई, सब कुछ हमारी तरफ आकाश ही है, और हम उसी आकाश से बने हैं। ठीक है, तो एक तरीके से जैसे पानी में बर्फ का टुकड़ा तैरता रहता है, ठीक है, उसी तरीके से हम भी आकाश से बने हैं और आकाश में ही तैर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे हिमखंड पानी में तैरता है, उसी तरीके से सब कुछ आकाश से निर्मित है, और हम भी आकाश में ही तैर रहे हैं। उसी तरीके से, मतलब एक तो उस लेवल पे बात की गई है जहां पे हमारे शरीर की जो कि सॉलिड पोर्शन है, जो मैटर है, उसकी बात की जा रही है, उसको एक तरीके से मेटाफोरिक वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। दूसरा ये कि इस शरीर में ताकत है, जान है, इसमें शक्ति है, ये कुछ कर सकता है, सोच सकता है, विचार कर सकता है। जब तक हम जीवित हैं तब तक बातें कर सकते हैं, कुछ काम ऐसा कर सकते हैं कि पूरी दुनिया परेशान हो जाए, कुछ काम ऐसा कर सकते हैं कि पूरी दुनिया को खुशी हो, राइट? तो एक तो चीज हो गई कि हम आकाश से बने हुए हैं, मैटर जो हमारा पोर्शन है वो आकाश से बना हुआ है। दूसरा, इस आकाश में जो जान है, जिसकी वजह से ये पदार्थ चलते हैं, विचार करते दिखाई देते हैं, वो सब क्या है? वो प्राण है। तो उसी तरीके से हम प्राण के महासागर से भी गिरे हैं, हमारे भीतर भी प्राण है और हमारे बाहर भी क्या है? प्राण ही है। और यही प्राण और ऊर्जा अलग अलग मैनिफेस्टेशन हम इस्तेमाल करते हैं। हम इस्तेमाल क्या करते हैं? ये प्रकृति हमारे भीतर डाल करके हमारा इस्तेमाल करती है, हमें पूरी तरीके से क्या करती है? एक्सप्लॉइट करती है, राइट? इसका यूज करती है। ठीक है, प्राण ही सब प्रकार की गति का कारण है, स्थूल का कारण सूक्ष्म में ही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी है कि जो कुछ भी स्थूल दिखाई देता है, चलता दिखाई देता है, जिसे हम आंखों से देख सकते हैं, जिसमें कोई शक्ति दिखाई देती है, उसका कारण किस में होता है? सूक्ष्म में होता है। यानी स्थूल में जो कुछ भी शक्ति है उसका कारण सूक्ष्म में होता है। जैसे अगर आप देख लें तो आपको पावर हाउस में जो बिजली बनती है, ठीक है, जो पावर हाउस से बिजली आ रही है, ठीक है, उसके जो तार होते हैं, तारों में जो बिजली दौड़ रही है, ठीक है, उन तारों में जो बिजली दौड़ रही है, वो बिजली क्या है? वो बहुत ही सूक्ष्म है, वो बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर के
चल रही है, वो सूक्ष्म कणों की वजह से चल रही है, जिनको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो स्थूल में जो शक्ति है उसका कारण हमेशा क्या है, सूक्ष्म में रहा है। ये हमारा अपना अनुभव है, हम सबका अनुभव है। ठीक है, कि स्थूल का कारण सूक्ष्म में ही होता है। उसी प्रकार से हमें जो है प्राणायाम की प्रक्रिया में यही करना होता है। सबसे पहले हम स्थूल की गति को देखते हैं, यानी अपने शरीर को पहले देखते हैं। जैसे मेरे हाथ चल रहे हैं, ठीक है, मेरे हाथ को कुछ गर्म लगा, मैंने हटा लिया। ये हमने स्थूल रूप में देखा कि गर्मी लगती है तो हम हटा लेते हैं। फिर उसके बाद हम हटा क्यों लेते हैं? कभी क्या ऐसा हो सकता है कि हम हटाएं ही ना? ये विचार आते हैं। फिर हम किसकी तरफ जाते हैं? सूक्ष्म की तरफ जाते हैं, नर्वस सिस्टम की तरफ जाते हैं। वो नर्वस सिस्टम की वो सारी जो सेल्स हैं जो कि पूरे शरीर में फैली हैं, उसकी तरफ चले गए हम। ये हमारे शरीर का एक मैकेनिज्म है। यहाँ पे टच होगा तो इलेक्ट्रिकल पल्सेस चलती हैं, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में चलती हैं और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फॉर्मेशन देती हैं कि हमने कुछ गर्म छू लिया, अब इसे हटा लो। तो एक पूरा का पूरा रिफ्लेक्सिव आर्क बनता है। रिफ्लेक्सिव आर्क में क्या होता है? इंफॉर्मेशन का हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाना कि हमने कुछ गर्म छू लिया है, और फिर उसके बाद हमारी सुरक्षा के लिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक इंफॉर्मेशन भेजना। तो आना और इंफॉर्मेशन भेजना कि हाथ हटाओ, ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? रिफ्लेक्सिव आर्क बनाते हैं। आपने साइंस में पढ़ा होगा रिफ्लेक्सिव आर्क के बारे में। ठीक है, तो इसी तरीके से हम शरीर की गति को पहले देखते हैं, फिर अपने शरीर की जो नाड़ियां हैं उन नाड़ियों की गति को देखते हैं। हम सांस के स्तर पर उतरते हैं, प्राण को समझते हैं, और प्राणों की वजह से पूरे शरीर में जो एक तरीके से जान है हमारे, वो पूरा शरीर का एक एक अंग काम कर रहा है। किस प्रकार से नाड़ियां हमारे शरीर में हर कोने में प्राण को पहुंचा रही हैं, प्राणवायु को पहुंचा रही हैं, वो सब हम देखते हैं। और फिर उसके अंत में इस प्राण के भी कारण, राइट, यानी प्राण जो होता है, वही कृष्ण उपनिषद में अगर आप देखें तो प्राण को बताया गया है आत्मा की परछाई। प्राण जो कि आत्मा की परछाई है, जब हम परछाई देख लेते हैं तो निश्चित रूप से ये किसकी परछाई है? वो नजदीक ही होता है, राइट, उससे जुड़ा हुआ ही होता है। तो जब हम प्राण को समझ लेते हैं तो फिर हम आत्मा तक भी पहुंच जाते हैं। परछाई का अर्थ ये है कि जब तक आत्मा नहीं होगी तब तक वहां पर प्राण नहीं होंगे, यानी कि जब तक ईश्वर, इसीलिए कहा गया है ना भगवत गीता में कि मैं अपने आप को, भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि मैं अपने आप को इस सृष्टि में प्रवेश कराता हूं। मैं अपनी शक्ति से इस सृष्टि में प्रवेश करता हूं, और जैसे ही प्रवेश करता हूं वैसे ही सारी सृष्टि उत्पन्न हो जाती है। इसमें प्राण आ जाते हैं, इसमें सब कुछ आ जाता है। तो प्राण बिना ईश्वर के नहीं होते। ईश्वर क्या है? वो परमात्मा है। परमात्मा क्या है? आत्मा ही है, राइट। आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। तत्व के स्तर पर दोनों एक हैं। जैसे आग और चिंगारी दोनों एक हैं। चिंगारी आत्मा समझ सकते हैं जो कि छोटा हिस्सा है, और परमात्मा को आग समझ सकते हैं जो कि बड़ा है, राइट। तो विभु और अणु, इसका अंतर है। अणु क्या है? आत्मा है। विभु क्या है? परमात्मा है। विभु यानी बहुत बड़ा, अणु मतलब छोटा, छोटा हिस्सा उसका। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं कि पहले हम शरीर की गति देखते हैं, फिर नाड़ियों की गति को पकड़ते हैं, फिर प्राणों को समझते हैं, और अंत में क्योंकि हम प्राणों को समझ गए हैं और प्राण क्या है? आत्मा की परछाई है, तो फिर हम उसके सहारे आत्मा तक भी पहुंच जाते हैं। अंतःकरण में होने वाली गतियां किसी यंत्र से नहीं देखी जा सकती। हमारे मन में क्या चल रहा है, क्या गति चल रही है, मैं क्या सोच रहा हूँ, किसके बारे में बुरा सोच रहा हूँ, किसको मनहूस समझ रहा हूँ, ठीक है, ये सारी बातें मैं नहीं जान सकता, कोई दूसरा किसी भी यंत्र से नहीं जान सकता। कोई ऐसी मशीन नहीं बनाई गई है जिससे हमारे मन के भीतर, हमारे अंतःकरण के भीतर चलने वाली गतिविधियों को देखा जा सके। इसके लिए करना क्या होगा फिर? इसके लिए मन को ही मन के अध्ययन में इस्तेमाल करना पड़ता है। मन को ही मन के अध्ययन में इस्तेमाल किया जाता है। मन को मन ही देखता है। मन से मन को ही देखा जाता है, और जब मन से मन को देखना शुरू कर देते हैं हम, तो हमारा मन हमें किस तरह से काम कर रहा है वो सारी चीजें बताने लगता है। ये होता है। मन से अधिक शक्तिशाली कोई यंत्र नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम सूक्ष्म की तरफ जाएं, सूक्ष्म क्या? आत्मा, प्राण। अगर हम सूक्ष्म की तरफ जाएं तो उसके लिए हम सीधे सूक्ष्म की तरफ नहीं जा सकते, हमें स्थूल से शुरू करना होगा, राइट। धीरे धीरे हम सूक्ष्म की तरफ चलते जाएंगे। हम सबसे पहले शरीर को देखते हैं, शरीर के भीतर की गतियों को देखते हैं, प्राण को समझते हैं, शरीर के 24 तत्वों को समझते हैं, मन बुद्धि अहंकार, इस पर स्टडी करना शुरू करते हैं, इन्हें जानना शुरू करते हैं। धीरे धीरे जब हम और गहरे चलते चले जाते हैं, तब वहां पे जाकर के हमें यहाँ तक पता लगने लगता है, हमारी विचार शक्ति बहुत मजबूत होने लगती है जब हम सूक्ष्म की तरफ जाते हैं ना, स्थूल से, मैटर से जब हम एनर्जी की तरफ जाना शुरू करते हैं, राइट। ऐसे समझ जाओ कि मैटर से जब हम एनर्जी की तरफ जाना शुरू करते हैं तो हमारी पावर्स बढ़ती चली जाती हैं, हम और गहराई से चीजों को देखने लगते हैं। हमारा कंसंट्रेशन इतना खतरनाक हो जाता है कि हम ये भी देखना सीख जाते हैं कि हमारे मन में जो विचार आता है ना, वो कहाँ से आया, वो पैदा कब हुआ, कहाँ से पैदा हुआ। जैसे अगर आप
अचानक से बैठे हुए हैं, आपके मन में कोई थॉट आया, आप सोचते नहीं कि ये थॉट कहाँ से आया, बस उस पे आप काम शुरू कर देते हो। जो योगी होते हैं, वो यहीं पर अंतर करते हैं। जैसे एक नॉर्मल आदमी है, उसके मन में विचार आया कि चल अभी फ़ोन मिलाते हैं, उसको 50 गालियाँ दूँगा, राइट? तो उसके मन में विचार आया कि अच्छा उसने बुरा किया था, अच्छा रुक मैं गालियाँ देता हूँ, रुक अभी फ़ोन करता हूँ। तो एक साधारण आदमी उन विचारों के आने, उन विचारों के पैदा होने की जगह को देखने के बजाय उन विचारों में बस खेलना शुरू कर देता है, उलझ जाता है। लेकिन जो योगी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो अपने आप को यहीं पर रोकते हैं और इससे पहले कि विचार उनसे कुछ करवाएं, वो विचार को देखना शुरू करते हैं कि भाई तू कौन, कहाँ से आया। धीरे धीरे करके, अभ्यास के द्वारा, बहुत से अभ्यास की विधियां हैं, वो जानना चाहते हैं कि आखिर में ऐसी कौन सी विधि है, ऐसा क्या तरीका है जिससे मैं ये जान सकूं कि आया कहाँ से। ये क्रेविंग, ये जिज्ञासा उनको ले जाती है विधियों की तरफ। कुछ लोग विज्ञान भैरव तंत्र की विधियां इस्तेमाल करने लगते हैं, कुछ लोग प्राणायाम का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग योग की अलग अलग पद्धतियों का ये विधियों का इस्तेमाल करने लगते हैं और उसके माध्यम से वो उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं अपने मन के भीतर जहां से ये विचार पैदा हुआ। एक साधारण आदमी उन विचारों के भीतर घुस करके खो जाता है। उसके दिमाग में आता है चलो ये कर डालूं, वो कर डालूं। किसी बुरे आदमी का विचार आया जिसने कभी बुरा किया था, तो दिमाग में आया कि अच्छा, हाँ इसके भी हिसाब किताब करना है। तुरंत उसको फोन किया, तुरंत उसका हिसाब किताब शुरू कर दिया। लेकिन जो ज्ञानी है वो हिसाब किताब की तरफ नहीं, वो तुरंत देखता है कि ये विचार आया कहाँ से। मैं मानता हूं कि ये विचार आया, लेकिन आया कहाँ से? मैंने तो नहीं इसको करा है, किसने किया ये, इस विचार को मेरे अंतःकरण में आने की अनुमति किसने दी, किसकी वजह से आया। धीरे धीरे उस तरफ वो जाना शुरू करता है। इतनी विधियां हैं, इस तरह की योग पद्धतियां हैं, इस तरह की योग विधियां हैं जिसके माध्यम से वो ये जानने भी लगता है, उसको पता लगने लगता है कि ये कहाँ से आई हैं। और इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं पता चलता कि ये विचार कहाँ से आए हैं, ये भी पता लगता है कि जब ये विचार समाप्त हो गया, आया तो था, अब ये विचार जब समाप्त हो गया, विचारों की एक खासियत है, जैसे ही आप विचारों को देखना शुरू करते हैं ना, ये भाग जाते हैं। ये चोर होते हैं। ये जो विचार होते हैं ना, जो आपके बिना, आपकी अनुमति के बिना आते हैं। भाई आपके घर में आपकी अनुमति के बिना घुसने वाला कौन होता है? चोर होता है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा था ना, योगियों के लिए कहा कबीरदास जी ने कि रे पथिक, यानी यात्री, जो भी यात्री है, हम और आप यात्री ही हैं, ध्यान रखना घर में चोर आवेगा। ये कबीरदास जी ने लिखा कि ध्यान रखियो घर में चोर आवेगा। इसीलिए लिखा है। ये चोर किसको कहा है? ये चोर उन्होंने इसी को कहा है। ये विचार जो आपकी अनुमति के बिना आपके भीतर आते हैं, आप उन्हें जान नहीं पाते, और चोरों की खासियत होती है, जैसे ही आप ये समझ जाएंगे कि घर में चोर है, तो चोर भाग जाएगा। लेकिन अगर आप भ्रमित हैं, आपको लगता है कि नहीं होगी बिल्ली, तो चोर भागेगा। आप भी मस्त, चोर भी मस्त। लेकिन जैसे ही आपको लगे, आप जैसे ही ये बात बोलें, लगता है कोई घुस आया है यार, अपनी पत्नी से, अपने भाई से, किसी से भी बात करें कि लगता है घर में कोई घुस आया है, आओ देखते हैं। या फिर लगता है कोई घर में घुस आया, आओ देखते हैं। इतना बोलने से पहले ही, सिर्फ इतना बोलते ही कि घर में लगता है कोई घुस आया है, चोर को यकीन हो जाता है कि मुझे देखा जा रहा है, अब मैं नजर में आ सकता हूँ, तुरंत भाग जाता है। ठीक इसी तरीके से हमारे विचार होते हैं। विचारों की यही खासियत होती है, जैसे ही आप उन्हें देखना शुरू करोगे ना, ये विचार क्यों आया, ये क्या था विचार, वैसे ही विचार ना कमजोर पड़ जाता है। आप करके देखिएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, इतना आसान नहीं है ये, जितना आप आसानी से सुन रहे हैं ना, कि विचार आएगा और मैं जो है उलझने के बजाय इसको देखूंगा, इतना आसान नहीं है। सबसे पहला स्टेप जो है ना ये, कि मैं देखूंगा अपने विचार को, बजाय इसके कि मैं इस पे एक्ट कर दूं बिना सोचे समझे, यही सबसे पहला स्टेप ही, यहीं पे सारी गड़बड़ हो जाती है। आप यहीं पे नहीं संभाल पाओगे, यहीं पे याद नहीं रख पाओगे। लेकिन करके देखिएगा, ठीक है? तो इससे आपको मदद मिलेगी। आपका मन जो हमेशा भनभनाया रहता है, उससे आपको काफी सहायता मिल जाएगी भनभनाहट कम करने में। जैसे ही विचार आए किसी को मारने का, किसी को गालियां देने का, कि इसको सबक सिखाऊंगा, वैसे ही आप उसे देखना शुरू करें, पूछना शुरू करें कि अरे चोर तू आया कहाँ से, बता तो सही। आपको भले ही कुछ ना समझ में आए कि कहाँ से आया, अभी छोड़ छोड़ दो इस बात को, बस केवल इस चोर को भगाओ। चोर को देखो, आंखों में आंखें डाल के चोर को देखो, कहाँ से आया तू, तो ये भागेगा। इस तरह से आप अनर्गल विचारों को अपने आप से दूर करना सीख जाएंगे, और उन विचारों को ही, मतलब आपको अपनी मर्जी से अपने विचार चुनना आ जाएगा कि किन विचारों पे ठहरना है और किन विचारों को जाने देना है। आप इन चीजों को सीख जाओगे, ये करके देखिएगा, आपको काफी सहायता मिलेगी। ठीक है? तो इसी के साथ ये पहला पार्ट मैं यहीं समाप्त करता हूं। इसमें दो बातें और कही गई हैं, आप नीचे पढ़ लीजिए। दोनों लाइंस, इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें बस ये बताया गया है कि कुछ लोग इन चीजों पे लिखते तो हैं, मन पर काफी चीजें लिख डालते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उनकी कल्पना ज्यादा होती है, राइट? जैसे कोई व्यक्ति मन के बारे में लिखना चाह रहा है, उसको कुछ थोड़ा सा पता लगा,
उसके बाद वो क्या करता है, वो एक साइंस फिक्शन की कहानी की तरह जो है मनमनोहर कहानियों की तरह वो उसको आगे लिखना शुरू कर देता है। वो क्या करता है, एक तरीके से तार्किक कल्पनाशीलता, आप समझते होंगे तार्किक कल्पनाशीलता क्या है। जो आपकी साइंस फिक्शन मूवी होती है ना, वो तार्किक कल्पनाशीलता ही होती है। उसमें एक लॉजिकल डिस्क्रिप्शन होता है कि हाँ, लॉजिकली वो सही लगता है कि हाँ, अगर ऐसा हो सका तो ये निश्चित रूप से होगा, जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है मूवी में, साइंस फिक्शन मूवी में जो होता है। इसी तरीके से कुछ लोग फिक्शन नॉवेल्स लिख डालते हैं, मन के ऊपर जब बातें लिखते हैं तो फिक्शन नॉवेल्स लिख डालते हैं। लेकिन विवेकानंद जी ये कह रहे हैं कि मन के बारे में अगर कोई सामान्य विचार आपको रखना है जो सबके काम का हो, तो उसके लिए आपको अपने मन को ठीक से स्टडी करना होगा, और स्टडी करने के बाद सही डेटा पॉइंट्स आपको लेकर के आने होंगे, और उसके बाद ही आप सही चीज कर पाएंगे, ना कि आप उसमें परिकल्पनाओं का पैबंद लगाइए। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो कुछ भी आपने सीखा समझा है उसे विद्वानों की बात से मिलाइए। जो कुछ भी आपको अपने मन के विषय में पता लगा है उसे अन्य विद्वानों से, किसी गुरु की शरण में जाकर के, या किसी जो ज्ञानी व्यक्ति है उसकी शरण में जाकर के पूछिए, समझिए, उसको एक तरीके से वैलिडेट करिए, और उसके बाद ही आप जो है उस बात को सामने रखिए जो जन सामान्य के काम आ सके, जो सभी के लिए काम आ सके। क्योंकि कोई ऐसी बात आप लिखने जा रहे हैं जो सभी के लिए काम आ सके, तो वहां पर भ्रामक चीजें लिखना ठीक नहीं है, क्योंकि आप लोगों को गलत दिशा में मोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में इस चैप्टर 4 का यानी प्राणायाम का अगला भाग हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।